अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वेरियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, उनका कंपैरिजन किया था। देन वी हैव आल्सो स्टडीड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक descriptive economics, applied economics, theoretical economics, and further their branches like microeconomics, macroeconomics. And today we are going to move further and we'll start the next chapter, that is national income accounts. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंट। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। Today's contents are different concept of national income, real GDP versus nominal GDP, and circular flow of national income. देखें, जो कंट्रीज की दुनिया में क्लासिफिकेशन है वो सारी इनकम की बेस पर है। अगर हम किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं या किसी को डेवलपिंग कहते हैं या किसी को कहते हैं कि ये सुपर पावर है, ये सारा कुछ किस बेस पे कहते हैं? ये सारा कुछ उसकी इनकम की बेस पर कहते हैं। ये सारा कुछ उसकी इनकम की बेस पर कहते हैं। ऑब्वियसली जिस कंट्री की इनकम सबसे ज्यादा है, जिस कंट्री की इनकम सबसे ज्यादा है, हम उसको कहते हैं सुपर पावर है ये कंट्री। इसके अलावा कोई भी और रीजन नहीं है, यही मेन रीजन है। मतलब हम वर्ल्ड वर्ल्ड की जो क्लासिफिकेशन करते हैं कंट्रीज की, वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम करते हैं। अगर हम सिंपल इनकम की बात करें, इससे मुराद है इंडिविजुअल इनकम, जिसको मैं ये आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूँ। इनकम इज द मनी अर्न और पेड एज अ रिवार्ड फॉर द रिसोर्स ऑन। अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, आप उसके रिवार्ड में जो अमाउंट वसूल कर रहे हैं, मनी वसूल कर रहे हैं, उसको हम इनकम कहते हैं। मतलब मेरे पास लैंड रिसोर्स है तो मैं उसके रिवार्ड में रेंट वसूल करता हूँ, तो वो रेंट मेरी इनकम कहलाएगा। अगर मैं लेबर प्रोवाइड करता हूँ, अपनी सर्विस रिसोर्स मेरे पास लेबर है, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके बदले में मुझे वेजेस मिलती हैं, तो वेजेस मेरी इनकम बन जाती हैं। अगर मेरे पास कैपिटल है, मैं कैपिटल प्रोवाइड करता हूँ, तो कैपिटल के अगेंस्ट मुझे जो है वो इंटरेस्ट मिल जाता है, तो ये मेरी इनकम बन जाता है। इसी तरह अगर मैं एज ए एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करता हूँ, तो उससे मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ, प्रॉफिट मेरी इनकम बन जाता है। तो ये इंडिविजुअल इनकम है। अगर हम कंट्री की कलेक्टिव इनकम की बात करें, तो वो नेशनल इनकम कहलाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनेगा। इंडिविजुअल इनकम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और अगर हम कलेक्टिवली, जिस तरह मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल इनकम की मैंने एग्जांपल दिया है, अगर आप पूरे कंट्री के लोगों की कलेक्टिव इनकम की बात करें, तो वो नेशनल इनकम कहलाएगा। मतलब जिस तरह मैंने कहा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है और फिर उसके जो रिवार्ड्स मिलते हैं, अगर आप उनके तमाम रिवार्ड्स को आपस में ऐड कर दें, तो नेशनल इनकम बन जाएगा, पूरे कंट्री की इनकम बन जाएगी। मतलब आप तमाम रेंट्स को और वेजेस को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके रिवार्ड्स को अगर हम ऐड कर दें, तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसमें हम नेशनल इनकम, कंट्री की इनकम, कौमी आमदनी, तो हम अगर तमाम रिवार्ड्स को ऐड अप कर दें, तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम हासिल हो जाती है। So national income is defined as the total value of final outputs which comprises of goods and services produced by country for a particular period of time, usually a year. According to Professor Tucker, total income earned by resources owners, that is rent plus wages plus interest plus profit. तो जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो जहाँ जहाँ जो जो इनकम अर्न करते हैं, अगर हम उनकी इनकम को ऐड कर दें, तो ये नेशनल इनकम बन जाएगी। कुछ पूछना? याद है ये माइक बेटा सब लोग
मुन्ना इरफान बेटा माइक ऑफ करें आप। आज हम डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेजर कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज जीडीपी। आप लोगों ने शायद सुना हो, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये बेसिकली कंट्री की इनकम को ही जाहिर करता है। यहाँ पे हम वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट नेम्स है, कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन है ये कंट्री की इनकम ही। जिस तरह मैंने वेरी स्टार्ट में मैंने कहा है कि जो कंट्री की क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि यूएसए जो है वो सुपर पावर है, तो यूएसए क्यों सुपर पावर है? द रीजन दैट के उसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सुपर पावर है। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर, एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, एक साल में कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर तमाम रिसोर्सेज से जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर उनकी आप फाइनल वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, निकाल लें और उनको ऐड कर लें, तो ये जीडीपी बन जाएगी। बेसिकली ये कंट्री की इनकम है ना। अब जो कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से या इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी और सर्विसेज भी, अगर उनकी फाइनल वैल्यूज को ऐड कर लें तो ये जीडीपी बन जाएगी। So GDP is the total market value of all final goods and services produced within a given period of by factors of production located within a country, कंट्री के अंदर अंदर। इस डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है, कुछ टर्म्स हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। लाइक मार्केट प्राइसेस, फाइनल प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस मतलब रिटेल प्राइसेस, मतलब हमने कंज्यूमर प्राइसेस, जिस प्राइस पे कंज्यूमर किसी गुड किसी कमोडिटी को परचेज करता है, उस प्राइस को शामिल करना है, उस प्राइसेस को कैलकुलेट करना है। रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है, वो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये यहाँ पे हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड अप करना है, उनकी वैल्यूज को ऐड अप करना है। इंटरमीडिएट गुड्स को या प्राइमरी गुड्स की वैल्यू को ऐड अप नहीं करना। अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा फाइनल गुड्स कौन सी हैं या इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं? उनमें डिफरेंस को हाईलाइट करना जरूरी है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर डायरेक्टली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। मैं इसकी एक अच्छे तरीके से डेफिनेशन करता हूं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं, ये आप लोग बार बार माइक को ऑन करते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। आप क्या कर रहे हैं बेटा? सब लोग अपने माइक ऑफ रखा करें। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर जिन्हें परचेज करता है, जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करता है। जबकि इंटरमीडिएट कमोडिटीज या इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन्हें प्रोड्यूसर परचेज करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट परचेज करता है, कोई फर्म परचेज करती है। इंटरमीडिएट गुड्स या प्राइमरी कमोडिटीज, बेसिकली उसने इनको मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करना होता है और फिर एक फाइनल कमोडिटी प्रोड्यूस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी का टायर है, अगर तो आप उसे परचेज करते हैं, हम कंज्यूमर हैं, अगर हम उसे परचेज करते हैं, अपनी गाड़ी में लगवाना है, खराब हो गया था, तो ये फाइनल कमोडिटी कहलाएगी क्योंकि उसे कंज्यूमर ने परचेज किया है। और अगर यही टायर कोई फर्म, कोई इंडस्ट्री परचेज कर रही है, उसने गाड़ी में लगा के और गाड़ी तैयार करके सेल करनी है फाइनल कमोडिटी, तो वहां पे ये इंटरमीडिएट कमोडिटी ट्रीट होगा
इसकी वैल्यू को शामिल नहीं किया जाएगा। जो फाइनल कमोडिटी तैयार होगी कंज्यूमर के लिए, उसकी प्राइस को शामिल किया जाएगा। सो ये डिफरेंस है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो कमोडिटीज है जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करता है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिन्होंने मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होना है। और इसके अलावा एक और पॉइंट कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें शामिल है, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। टेंजिबल भी शामिल है और इनटेंजिबल भी शामिल है। फोर्थ पॉइंट, इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज currently produced, no transaction involving goods produced in the past। अब इसमें क्या है कि इसमें जो इस साल जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है वो शामिल होगा, जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है वो शामिल होगा, जो पास्ट प्रोडक्शन हो चुकी है वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी, वो पिछले साल की जीडीपी में शामिल थी। तो ये टर्म्स हैं। सो यू कैन डिफाइन द जीडीपी एज, जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सिर्फ एक डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी तक। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है मुझे। ड्यूरिंग लेक्चर भी आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। GNP is the final value of all goods and services produced by a country's resources, whether these resources are worked in a country or abroad। GNP जो है, that is the final value of all goods and services produced by citizens of a country, whether a country within a country or abroad। मतलब जो हमारे पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान नहीं है, वो जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे वो कंट्री के बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीडीपी में शामिल है और जीएनपी में शामिल है। अब देखें हमारे नेशनल्स जो कंट्री के अंदर जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं ये तो जीडीपी कहलाता है। अब इसमें हमने एडिशन क्या किया है जीएनपी में? हमने जीएनपी में ये एडिशन किया है कि जो हमारे सिटीजन कहीं बाहर काम कर रहे हैं, वो कुछ अर्न करके कुछ कमा के हमारे मुल्क भेज रहे हैं, उसको भी अगर जीडीपी में शामिल कर दिया जाए तो ये जीएनपी बन जाएगा। दोबारा बोलता हूं, जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस हमने किया है? जीडीपी जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कि जो कुछ हमारे रिसोर्स के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो जीडीपी कहलाता है। जबकि जीएनपी ये कहती है कि प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, कि हमारे सिटीजन वो जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो कंट्री में काम करके चाहे वो दूसरे कंट्री में काम करके, अब वो अपने कंट्री में जो कुछ काम करके प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो जीडीपी कहलाता है। अब इसमें हमने जीएनपी में क्या एडिशन किया कि हमारे सिटीजन वो अगर किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं, हमारे सिटीजन अगर किसी दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं और वहां से कुछ अर्न करके भेज रहे हैं, तो वो जो है वो हमारी जीएनपी में शामिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पेरेंट्स वगैरह बाहर गए हैं दूसरे कंट्री में, 5 लाख रुपए एक कोई कमा रहा है, वहां पे 2 लाख रुपए उसका अपने रहने वगैरह पे खाने पीने पे खर्च हो जाता है, वो उनकी जीडीपी में शामिल है। 3 लाख रुपया वो पाकिस्तान भेज देता है आप लोगों को हर माह। ये 3 लाख रुपया जो है इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा, ये हमारी जीएनपी में शामिल होगा। उनकी जीडीपी में से माइनस होगा, हमारी जीएनपी में शामिल होगा। मैं और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे जापान है, जापान ने अपना सुजुकी प्लांट लगाया हुआ है कराची में, गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा है या असेंबल कर रहा है, व्हाट्सएवर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है, प्रोडक्शन की है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है जीडीपी में सारा कुछ शामिल है। लेकिन जितना प्रॉफिट वो अर्न करके अपने कंट्री में वापस लेके जा रहा है, जितना प्रॉफिट वो अर्न करके अपने कंट्री में वापस लेके जा रहा है, वो हमारी
जीडीपी में से माइनस होगा, उनकी जीएनपी में ऐड होगा। इनको डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए ये आप इक्वेशन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड। अब क्या ऐड किया हमने कि बाहर से जो कोई फैक्टर पेमेंट आ रही है, मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह बाहर गए हुए, वहां से जो कुछ अर्न करके भेज रहे हैं वो कहलाएगी फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड, वो हमने ऐड कर दी, माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रोड, जो इधर से भी तो कुछ अर्न करके लेके जा रहे हैं ना। टेलीनॉर वाले, टेलीनॉर की कंपनी है तो वो इधर से कुछ मुनाफा लेके जा रही होगी ना, वो जो कुछ अर्न करके लेके जा रहे हैं अपने कंट्री में, चाहे वो कंपनी है चाहे कोई इंडिविजुअल है, वो जो कुछ लेके जा रहे हैं वो क्या है, वो माइनस कर दिया है। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर पेमेंट टू अब्रोड, इनका जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट फॉरेन इनकम। माइनस में हो तो माइनस हो जाएगा, प्लस में हो तो प्लस हो जाएगा। तो अगर जीडीपी में हम नेट फॉरेन इनकम शामिल कर दें तो वो जीएनपी बन जाएगा। तो ये इसमें डिफरेंस है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम। So GDP is the final value of all goods and services produced within the boundaries of a country in a given year. जबकि जीएनपी जो है वो क्या है कि अगर हम जीडीपी में नेट फॉरेन इनकम शामिल कर दें, जीएनपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रिसोर्सेज वेदर दीज रिसोर्सेज आर वर्क्ड इन अ कंट्री और अब्रोड। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? जाग रहे हैं आप लोग, सोए हुए हैं, बस क्लास ज्वाइन करते हैं और सो जाते हैं? नो सर, आ रही है समझ। बेटे एक्टिवली सब लोग बैठे हैं? नहीं सर, समझ रहे जी हैं सर। सर। हाँ, सब लोग सर एक्टिवली लिख रहे थे पार्टिसिपेट साथ करें। साथ। हाँ, लिखने की क्या जरूरत है बेटा, बस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। स्लाइड्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, समझें, बस समझने वाली चीज़ है। पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए ताकि आप इसे एग्जाम में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ओके सर। और इसको ऐसे वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, तो एक दफ़ा लेक्चर भी सुना करें, बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करें, और फिर अपने चाहे हैंडआउट्स जो मर्जी आप करें। इस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। टाइम को यूटिलाइज करें। ये जो क्राइसिस हैं ये आप पे सिर्फ नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, तो आपने इसे फेस करना है। द थर्ड concept of national income is net national product. Net national product is obtained by subtracting depreciation allowance from GNP. अगर आप GNP में से depreciation allowance माइनस कर देते हैं तो ये NNP बन जाएगा। अगर आप GNP में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, depreciation allowance माइनस कर देते हैं तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए मैंने कहा है कि ये है कंट्री की इनकम ही, कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दी हैं, डिफरेंट नेम्स दे दिए हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर लिए जाते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब इसमें देखें, डेप्रिसिएशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब आप इसमें देखें कि इसको डेप्रिसिएशन अलाउंस को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। इसको पहले मैं डिफाइन कर दूं कि ये होता क्या है डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये वियर एंड टीयर एक्सपेंडिचर है। आप कोई एसेट परचेज करते हैं, कोई इक्विपमेंट टूल्स परचेज करते हैं, उसकी ईयरली जितनी वैल्यू डाउन होती है उसको हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक 10 लाख की मशीनरी परचेज की है, उसकी एज जो है वो 10 साल है, 10 साल तक वो चलेगी, तो उसकी, इसका मतलब है कि हर साल उसकी 1 लाख रुपए वैल्यू डाउन हो जाएगी। 10 साल में उसके पूरे पैसे हो गए, तो उसका जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है ईयरली वो बनता है 10%, यानी कि हर साल 10% उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दिस इज डेप्रिसिएशन अलाउंस। आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं, उसकी साल में कितनी वैल्यू डाउन हो जाती है, जितने % डाउन हो वो उसका डेप्रिसिएशन अलाउंस कहलाएगा। तो अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर देते हैं तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर देते हैं तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर देते हैं तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है कि पीछे वाले में वो था नेट नेशनल प्रोडक्ट,
अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करते हैं तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करते हैं तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा। इज इट क्लियर? सुन ही नहीं रहे, पता नहीं। नेक्स्ट इज Yes, नेशनल sir. इनकम। हमने एक नेशनल इनकम की डेफिनेशन वेरी स्टार्ट में भी पढ़ी थी, वो भी ठीक है डेफिनेशन, उसका वो वाला फार्मूला भी ठीक है। यहाँ पे हम जिस सीक्वेंस से आ रहे हैं उसी सीक्वेंस से कैसे निकालते हैं वो आपके सामने मेंशन है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अगर आप एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और सब्सिडीज को ऐड कर दें तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सब्सिडी क्या होते हैं, वो देखते हैं हम पहले। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस जो कि अप्लाई किसी और पर किए जाएं और पे किसी और की पॉकेट पे किए जाएं। आप ये कह सकते हैं इसका बर्डन जो है वो किसी और पर, थर्ड पार्टी पर, कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, जनरल सेल टैक्स। जैसे आप कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं, कोई शैम्पू परचेज करते हैं, सोप परचेज करते हैं, मोबाइल फोन में लोड करते हैं, तो आप सब पे जीएसटी पे करते हो। उस पे मेंशन होता है कि इतनी इसकी प्राइस है, इतना जीएसटी है और ये बन गया। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है जो थ्रू कंपनीज आप लोग पे करते हैं। कंपनीज पे लगाया जाता है, कंपनी उसका बर्डन जो है वो आगे कंज्यूमर पे शिफ्ट करती है, कंज्यूमर इसे पे करता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इनको माइनस कर दिया जाए एनएनपी में से। और दूसरा है सब्सिडीज। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को रायत जो है वो दी जाती है, जैसे रमजान बाजार की सूरत में या यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत में। मतलब 100 रुपीज पर केजी जो है वो शुगर गवर्नमेंट परचेज करती है और आप लोगों को 80 रुपीज पर केजी प्रोवाइड कर देती है। तो 20 रुपीज पर केजी आप लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की। तो अगर सब्सिडीज को ऐड कर दिया जाए एनएनपी में और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम जो है वो हासिल हो सकती है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज पर्सनल इनकम। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, देन हम इसके फॉर्मूला की तरफ आते हैं। पर्सनल इनकम बेसिकली ये ओवरऑल कलेक्टिवली इनकम है। ये वो इनकम है जो लोग ओवरऑल रिसीव करते हैं। ऐसी इनकम जो हमने अर्न की होती है लेकिन हम उसे रिसीव नहीं करते, वो इसमें शामिल नहीं होगी। ये वो नेट अमाउंट शामिल होगी यहाँ पे जो हम ओवरऑल कंट्री के लोग रिसीव करते हैं। जो ओवरऑल कंट्री के लोग रिसीव करते हैं, इसमें वो अमाउंट शामिल नहीं है जो हम रिसीव नहीं करते। अब इसमें ये जो सामने फार्मूला मेंशन है ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिहाज से मेंशन है और ऑब्वियसली ये मतलब कुछ स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं उन पे डिफरेंट वे से अप्लाई है। और चूंकि हम कलेक्टिव पढ़ रहे हैं तो मैं इस फार्मूले को एक्सप्लेन करता हूं। नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस। अगर नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस कर दिए जाएं, अब ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है मतलब आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है, आपकी इनकम में से डिडक्ट कर लेती हैं कंपनीज, आगे जो है वो गवर्नमेंट को फिर फर्दर पे करती हैं। तो चूंकि हमने हमारी इनकम है हमने रिसीव नहीं की तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये माइनस हो गया, पर्सनल इनकम में शामिल नहीं होगा क्योंकि हमने रिसीव ही नहीं किया। इसी तरह माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट है मतलब कॉर्पोरेशन ने, मल्टीनेशनल कंपनी ने ये अनाउंस किया कि हमारे प्रॉफिट का 5% हर साल एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारे प्रॉफिट का 5% हर साल एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है वक्ती तौर पर, वो आपका है लेकिन वो काट लेते हैं, उसे फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट बोलते हैं। जो पार्ट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब वो जो पार्ट वो फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। जब आप 5 साल बाद 10 साल बाद जब आप इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो वो लंप सम अमाउंट प्लस प्रॉफिट जितना आपका बनता है वो आपको पे कर दिया जाता है। तो फिलहाल आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाता है, आप उसे रिसीव नहीं करते तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा। आगे प्लस माइनस में लिखा हुआ है सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन।
जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, जब आप वहां पे जॉब स्टार्ट करते हैं आपकी इंश्योरेंस कर दी जाती है। तो वो इंश्योरेंस की जितनी अमाउंट होती है वो मंथली बेसिस पर आपकी सैलरी से कटती रहती है। तो ईयर में जितनी कटती है वो ऑब्वियसली आपने पे की है, आपकी इनकम थी, आपने उसमें से वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके आपको इनकम मिलती है, तो वो माइनस हो गया, आपने रिसीव नहीं की अमाउंट तो वो माइनस कर दिया गया, क्योंकि पर्सनल इनकम में वही अमाउंट शामिल होगी जो हम रिसीव करते हैं। और यहाँ पे माइनस प्लस लिखने का ये मकसद है कि चूंकि वो बाद में मिलती भी है, तो अगर मिलेगी तो वो प्लस हो जाएगी, मरने के बाद मिलती है या जैसे भी व्हाटसोएवर, हर इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है। प्लस माइनस इंटरेस्ट रेट, उसके साथ भी प्लस माइनस लिखा है। नेट इंटरेस्ट दो वे हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। कैसे? अगर आपने एडवांस सैलरीज ली हुई है, ठीक है, तो अगर आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो आपसे इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं और साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा होगा, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर, और दूसरा वे ये है कि आपकी सैलरी फर्स्ट को आ जाती है बैंक में, आप सारी की सारी नहीं निकलवाते, जितनी चाहिए होती है उतनी निकलवाते हैं, बाकी पड़ जाती है, तो उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, तो फिर वो प्लस है हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट है, मतलब प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं, जितना ओवरऑल बनेगा वो यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा। प्लस डिविडेंड्स, डिविडेंड्स होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स। अगर आपने कोई शेयर्स वगैरह परचेज किए हैं तो उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि वो आप रिसीव कर रहे हैं, तो ये पर्सनल इनकम में शामिल होगा। उसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जो है वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है, वो हम फर्दर प्रिकॉशंस में जाके डिस्कस करेंगे कि क्यों इसका हिस्सा नहीं है। हाँ, उनसे जो प्रॉफिट मिलता है वो चूंकि हम रिसीव करते हैं तो वो पर्सनल इनकम में शामिल होगा। गवर्नमेंट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट आपको कोई स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट आपको कोई पेंशन देती है, गवर्नमेंट आपको कोई बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे देती है, मतलब वो पेमेंट जो आपको किसी कंट्रीब्यूशन के बगैर दी हो, किसी सर्विसेज के बगैर दी हो, मतलब आपको बगैर मेहनत के कोई पैसे आपको दिए जाएं, वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे बेसिक इनकम सपोर्ट या एहसास प्रोग्राम जो है जिसका अब नाम, उसके जरिए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन पर्पज के लिए काम नहीं किया, स्कॉलरशिप दी जाती है, या लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए लैपटॉप दिए जाते हैं, या पेंशन दी जाती है लोगों को, तो ये सारे ये गवर्नमेंट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल्स कराते हैं, लोग रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पर्सनल इनकम में वो अमाउंट शामिल होगी जो लोग रिसीव करते हैं, जो इनकम वो अर्न करते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर रहे होते वो हमने माइनस कर दी है, और जो रिसीव कर रहे हैं वो शामिल कर दी है नेशनल इनकम में। इस तरीके से हमें पर्सनल इनकम हासिल हो जाएगी। कोई किसी ने कुछ पूछना है इस फॉर्मूला में? चले, नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम दैट accrues आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस हैव एक्चुअली बीन पेड। अगर पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस माइनस कर दिए जाएं तो ये बन जाएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यहाँ पे पर्सनल टैक्सेस से मुराद डायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले माइनस कर चुके हैं। पर्सनल टैक्सेस जो आप अपने हाथ से पे करेंगे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, या इनकम टैक्स है, या टोकन टैक्स है, अपनी गाड़ी का आप टोकन टैक्स पे करते हैं, या कोई टोल टैक्स पे करते हैं, जो आप पे लगाया जाता है और आप ही उसे पे करते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे। आप पे लगाया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी पे लगाया गया, आप ही उसे पे करेंगे, आप ही गाड़ी पे लगाया गया है, आप ही उसे पे करेंगे, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाएंगे। अगर पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दी जाए तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बन जाएगा। अब ये वो नेट अमाउंट रह जाएगी जो आपने खर्च करनी है या सेव करनी है। तो इसका दूसरा फार्मूला वो ये है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। C stands for consumption and S stands for saving. So these are the different concept of national income. यहां तक कंप्लीट हुए हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि मतलब आपके ज़हन में क्वेश्चन अभी आया हो। कुछ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके ज़हन में क्वेश्चन नहीं भी आता,
तो बाद में जब भी आप लेक्चर को रीड आउट करें, जब भी आप पढ़ें, तो अगर कोई पॉइंट ना समझ आता हो उसको हाईलाइट कर लिया करें और नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लिया करें, नेक्स्ट वीक में मुझसे पूछ लिया करें। कोई इसमें इशू नहीं है। आप लोग इसके अलावा ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो फिर एक ट्रबल सी क्रिएट हो जाती है ग्रुप में। तो इससे बेहतर है कि नेक्स्ट वीक में जैसे ही क्लास हो आप मुझसे पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्कस कर लें। मैंने GCR में अटेंडेंस के लिए जो है वो क्वेश्चन जनरेट किया है, आप उसमें येस और नो पे टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। CRGR में से कोई एक जो भी प्रेजेंट है, आप पार्टिसिपेंट्स की जो है वो अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ले लिया करें पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है। अभी ले ठीक लें, है सर। जी अभी सर। लेके ग्रुप में सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोगों ने क्लास अटेंड की है। 30 इस टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 30 आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते। इसके अलावा ताकि मैं ये भी मैच कर सकूं GCR में कितने लोगों ने अटेंडेंस मार्क की है। तो फेक अटेंडेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो ही अटेंडेंस मार्क करें। 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं इस टाइम। हम जो है वो 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद हम सेकंड सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।